एबी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अररिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। और बता दें आपको, लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रचार के लिए जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बाद बिहार के अररिया में एक रैली को संबोधित किया है। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आज राजनीति की दो मुख्य धाराएं बन गई हैं। एक धारा बीजेपी और एनडीए की है, जिसका मकसद देश के लोगों को सशक्त करना और हर लाभार्थी के दरवाजे तक लाभ पहुंचाना है। वहीं इंडिया गठबंधन का मकसद है देश के लोगों से छीनना और खुद की तिजोरी भरना। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा था। यही जंगल राज के दिनों का हाल था। आरजेडी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को न देश के संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना है। आगे उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। जब गरीबों को ईवीएम की ताकत मिली है तो चुनाव के दिन लूट करने वालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वे ईवीएम को हटाना चाहते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। इस दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा है कि मैं एक नई योजना आपके पास लाया हूं। हर परिवार के 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले बुजुर्ग माता पिता के इलाज का खर्च अब उनके संतानों को नहीं करना पड़ेगा। ये खर्चा उनका ये बेटा करेगा। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? साथियों, आज देश में राजनीति की दो मुख्य धाराएं बन गई हैं। एक धारा बीजेपी और एनडीए की है, जिसका मकसद है देश के लोगों को सशक्त करना, हर लाभार्थी के दरवाजे तक खुद जाकर उसे लाभ पहुंचे। इसके विपरीत एक ऐसी धारा है कांग्रेस और आरजेडी की, इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और खुद की तिजोरी भरना। जैसे कांग्रेस हो या आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन,
उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। उधर ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दूं आपको कि दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से डाले गए वोट का वीवीपैट के पर्चियों से मिलान की मांग करने वाली याचिका के साथ ऐसी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। साथ ही उन सभी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है जिनमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी। वहीं फैसला सुनाते समय जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा है कि वोटिंग ईवीएम मशीन से ही कराई जाएगी। वहीं ईवीएम और वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। बता दें आपको 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रखी जाएगी। इन पर्चियों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट्स को भी सुरक्षित रखा जाए। उम्मीदवारों के पास वोटों की गिनती के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोल प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा। ये विकल्प चुनाव परिणाम आने के बाद 7 दिनों तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपेक्षित था ही, और इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, कानून के दायरे में काम करती है। उन्होंने ईवीएम कोई एक नहीं, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर लोग इस पर इलेक्शन कमीशन काम कराता है। लेकिन कांग्रेस और तथाकथित कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग अपनी हार के ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम के नाम का दुरुपयोग करना और न्यायालय का और देश का समय बर्बाद करना, पैसा खराब करना, इसका जवाब मैं तो कहता हूं न्यायालय को इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है, इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें, मार्क, उस पर मार्क डाल दें, जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें, तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जाम। चलिए अब आपको बता दें कि राहुल गांधी पहुंचे कर्नाटक, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है।
हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को नियंत्रित करे बैठे हैं और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। सीधी सी बात है, मैं आपको एक लाइन में कह देता हूं, जितना पैसा पीएम मोदी ने उन अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देना चाहते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश में हर सड़क पर, हर कस्बे में युवा घूमते हैं, हाथ जोड़कर रोजगार मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता। अमीर घर के लोग अपने बच्चों को अमीर घर के बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं और 1 साल की नौकरी दिलवाते हैं, मगर ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती है। वहीं इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में पहली सरकार होगी जो इस अधिकार को हिंदुस्तान के हर बेरोजगार स्नातक को देने जा रही है। उधर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद आप नेता सरकार पर हमलावर हैं। आपको बता दें, केंद्र सरकार पर हमला करते हुए इसी कड़ी में आज दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार ईडी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया कि वे लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सके। लेकिन मैं बीजेपी को ये बताना चाहती हूं कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग और देश भर के लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। कल यानी 27 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और उनके राजनीतिक हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने लोकसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए गिरफ्तार किया कि वो लोकसभा के चुनाव में प्रचार ना कर सके। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, देश भर के लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को वोट देके वो इस गिरफ्तारी का जवाब देंगे। कल से यानी 27 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में, अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगने के लिए प्रचार में उतरेंगी। वो दिल्ली में प्रचार करेंगी, वो पंजाब में प्रचार करेंगी, वो हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां पे प्रचार करेंगी, वो गुजरात। उधर मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है और ये न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया के साथ साथ विजय नायर और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई तक कर दी गई है। वहीं आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बता दें, मनीष सिसोदिया को इस सिलसिले में पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद से ही वो तिहाड़ में बंद हैं। वहीं मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी का आरोप है कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया था, कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस दिए गए। वहीं शराब घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है और इस मामले में भी उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि अब एक टेबल बनाकर बयान और सबूत पेश करें। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।